बर्फ कमर तक जम चुकी थी। बच्चे रो रहे थे। लकड़ी खत्म हो चुकी थी और एक टेंट के अंदर किसी ने धीरे से कहा, अब खाने को कुछ नहीं बचा। उस रात सेरा नवाडा की बर्फ में कुछ लोग सोए नहीं, कुछ लोगों ने दुआ की और कुछ लोग सुबह तक इंसान नहीं रहे। अमेरिका की हिस्ट्री में सर्वाइवल का ये सबसे डरावना केस माना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या डोनर पार्टी को मौसम ने मारा था या एक गलत फैसले ने? लेकिन ये सब कैसे हुआ? चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1846 अमेरिका के हजारों लोग वेस्ट की तरफ निकल रहे थे। सपना सिंपल था, कैलिफोर्निया, नई जमीन, नई जिंदगी। उन्हीं वैगन ट्रेन्स में एक ग्रुप था जिसे बाद में दुनिया डोनर पार्टी के नाम से याद करेगी। इस ग्रुप में फैमिलीज थीं, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, किसान, कारपेंटर्स, नॉर्मल लोग, और उन्हीं में थी सैरा ग्रेव्स, एक टीनेज लड़की, अपने पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ। उन्हें लग रहा था कि ये जर्नी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। जर्नी के बीच में उन्हें एक नया रूट सजेस्ट किया गया। नाम था हेस्टिंग्स कट ऑफ, एक शॉर्टकट। प्रॉमिस ये था कि ये रास्ता उनका वक्त बचा लेगा, लेकिन बहुत लोग वार्न कर रहे थे, रास्ता प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है, मैप्स इनकम्प्लीट हैं, और कुछ ट्रैवलर्स ऑलरेडी कह चुके थे कि ये डेंजरस है। फिर भी ग्रुप के कई लोग मान गए। क्यों? क्योंकि वेस्ट पहुंचने की रेस चल रही थी। लेट पहुंचना मतलब विंटर से पहले शेल्टर ना मिलना, और यही डिसीजन उन्हें फंसा गया, जैसे धीरे धीरे बंद होता हुआ ट्रैप। शॉर्टकट नहीं निकला। वैगन्स रेत में फंसने लगे, जानवर थक गए, फूड सप्लाईज जल्दी खत्म होने लगी, और सबसे डेंजरस चीज, टाइम। हर डीले का मतलब था सर्दी और करीब आ रही थी। एक जगह उन्हें लिटरली जंगल का रास्ता काटना पड़ा। ट्रीज गिराए गए, रास्ते मैनुअली बनाए गए, दिन बर्बाद होते गए, एनर्जी खत्म होती गई, और तब तक सेरा नवाडा के माउंटेन्स पर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। उनके सामने सिर्फ एक माउंटेन पास था और पीछे 100 किलोमीटर का जंगल। फिर बर्फ गिरनी शुरू हुई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर इतनी बर्फ हुई कि वैगन्स दिखना बंद हो गए, एनिमल्स मरने लगे, लोग जमने लगे, और डोनर पार्टी माउंटेन्स के बीच परमानेंटली ट्रैप हो गई। नवंबर 1846। अब उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रुप डिवाइड हो गया। कुछ लोग लेक के पास मेकशिफ्ट कैबिन्स में रुक गए। बाकी डोनर पार्टी थोड़ा पीछे कैंप बनाकर अटक गई। सारा ग्रेव्स और उसकी फैमिली भी उन्हीं केबिन्स में थी। कंडीशंस और खराब हो रही थी। खाने को ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। ऑक्सन पहले ही मार दिए गए थे, फिर पेट्स, फिर एनिमल हाइड्स। लोग चमड़ा उबालकर खा रहे थे। ट्री बार्क, बोन्स, जो मिल रहा था वही सरवाइव करने के लिए इनफ माना जा रहा था। कैबिन्स के अंदर स्मोक भरा रहता, कपड़े गीले रहते, बच्चे बीमार पड़ रहे थे, और बाहर सिर्फ सफेद खामोशी। ऐसी खामोशी जहां रेस्क्यू की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबसे डिस्टर्बिंग चीज स्टारवेशन नहीं थी। डिस्टर्बिंग चीज थी होप का धीरे धीरे खत्म होना। हर सुबह लोग उठते और देखते, रात में कोई और मर गया। बॉडीज को बाहर बर्फ में रख दिया जाता क्योंकि ग्राउंड फ्रोजन था। कब्र खोदना इम्पॉसिबल। सारा ग्रेव्स बाद में याद करती है कि कैबिन्स के अंदर लोग इतने वीक हो गए थे कि बात करना भी मुश्किल लगता था। और फिर एक डिसीजन लिया गया। कुछ अडल्ट्स ने डिसाइड किया
कि एक रेस्क्यू पार्टी माउंटेन्स क्रॉस करने की कोशिश करेगी। अगर वो कैलिफोर्निया सेटलमेंट्स तक पहुंच गए तो शायद मदद वापस आ सके। इस डेस्परेट ग्रुप को बाद में कहा गया द फॉरलॉर्न होप, यानी निराश आशा। उन्होंने स्नोशूज पहने और ब्लिजर्ड्स के अंदर चल दिए। पहले दिन ही लोग पीछे रहने लगे, दूसरे दिन खाना खत्म हो गया, फिर एक आदमी बर्फ में गिर गया और दोबारा नहीं उठा। लेकिन असली हॉरर उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि सर्वाइवर्स के पास अब एक डेड बॉडी थी और खाने को कुछ भी नहीं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि फॉरलॉर्न होप ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने स्टारवेशन के एक्सट्रीम फेज में कैनिबलिज्म किया। ये अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे अनकंफर्टेबल सर्वाइवल मोमेंट्स में से एक माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, सर्वाइवर टेस्टिमोनीज अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं बॉडीज नेचुरली यूज की गई आफ्टर डेथ, कुछ एलिगेशंस मर्डर तक जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सीक्वेंस आज भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है और शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि उन माउंटेन्स में सच और सर्वाइवल एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। इधर कैबिन्स के अंदर सिचुएशन और खराब हो रही थी। बच्चे हैलुसिनेट कर रहे थे, माएं अपना फूड बच्चों को दे रही थीं। कई एडल्ट्स बस चुपचाप लेटे रहते एनर्जी बचाने के लिए। बर्फ कैबिन्स के रूफ तक पहुंच चुकी थी। इमेजिन कीजिए दोस्तों, बाहर माइनस में टेम्परेचर्स, अंदर स्टारवेशन और हर रात ये अनसर्टेनिटी कि सुबह तक कौन बचेगा। सबसे अजीब बात यह नहीं थी कि रेस्क्यू लेट था। अजीब बात यह थी कि कैलिफोर्निया बस कुछ दिन की डिस्टेंस पर था। सिविलाइजेशन रिलेटिवली क्लोज थी, लेकिन माउंटेन्स एक वॉल बन चुके थे, नेचर का लॉक्ड डोर, और उस डोर के पीछे डॉनर पार्टी के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। दिसंबर के एंड तक जेम्स रीड फाइनली रेस्क्यू टीम्स ऑर्गेनाइज करने में सक्सेसफुल हुआ। यही रीड जो पहले वैगन ट्रेन का पार्ट था और जिसे पहले डॉनर पार्टी की आपसी लड़ाई के बाद टेम्परेरीली ग्रुप से निकाल दिया गया था। आयरॉनिकली अब वही आदमी उन्हें बचाने लौट रहा था। लेकिन रेस्क्यू इजी नहीं था। स्नो स्टॉर्म्स अभी भी बहुत स्ट्रांग थे, माउंटेन्स डेंजरस थे और हर ट्रिप का मतलब था शायद कुछ लोग ऑलरेडी मरे हुए मिलेंगे। फर्स्ट रेस्क्यू पार्टी जब कैंप्स तक पहुंची तो सीन हॉरिफाइंग था। बहुत ही वीक सर्वाइवर्स, स्टार्विंग चिल्ड्रन और फ्रोजन केबिन्स। कुछ लोग चल भी नहीं पा रहे थे। रेस्क्यूअर्स को डिसाइड करना पड़ा किसे पहले ले जाया जाए और किसे अभी पीछे छोड़ा जाए। सोचिए वो मोमेंट, आपको पता है रेस्क्यू आया है, लेकिन सबको एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ फैमिलीज सेपरेट हो गई, पेरेंट्स पीछे रह गए, बच्चे भेज दिए गए। कुछ लोगों ने रेस्क्यू टीम्स को जाते हुए देखा और समझ गए शायद अब उनकी बारी कभी नहीं आएगी। सारा ग्रेव्स इवेंचुअली सरवाइव कर गई, लेकिन उसने अपनी फैमिली के बहुत मेंबर्स लूज करे। बहुत सारे लोग कभी माउंटेन से बाहर नहीं निकल पाए। तकरीबन आधा ग्रुप, ऑलमोस्ट 40 लोग मर चुके थे। और जब लास्ट रेस्क्यू टीम्स फाइनली एरिया छोड़ रही थीं, उन्हें कुछ केबिन्स के अंदर ह्यूमन रिमेन्स मिले। साइलेंट एविडेंस स्टारवेशन का, डेस्परेशन का और उन चॉइसेस का जो शायद कभी ली ही नहीं जानी चाहिए थी। एक माँ ने अपने भूखे बच्चों को बचाने के लिए खुद खाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वो भूख से मर गई। बच्चे बच गए, लेकिन माउंटेन्स में ऐसे बहुत डिसीजंस हुए थे जहां सर्वाइवल और ह्यूमैनिटी के बीच की लाइन ब्लर हो गई थी। आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं एक्चुअल ब्लेम किस पर था, जॉर्ज हेस्टिंग्स जिसने शॉर्टकट को प्रमोट किया, या लीडरशिप फेलियर, या फिर देर से निकलना, या शायद बैड लक, क्योंकि टेक्निकली विंटर काफी अनयूजुअल था। और यही डिटेल डॉनर पार्टी को और डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि ये एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, कंप्लीटली रियल। स्टेप बाय स्टेप डिजास्टर अनफोल्ड होता रहा, जहां हर गलत डिसीजन ने नेक्स्ट डिजास्टर को और बड़ा कर दिया। और शायद इसीलिए डॉनर पार्टी की स्टोरी आज भी इतनी डरावनी लगती है, क्योंकि माउंटेन्स ने उन्हें इंस्टेंटली नहीं मारा, उम्मीद ने मारा, देरी ने मारा, और वो डेंजरस सोच कि शॉर्टकट हमेशा बेटर होता है। अगर वो ओरिजिनल ट्रेल पर रहते, क्या बच्चे सरवाइव कर जाते? अगर रेस्क्यू एक हफ्ते पहले पहुंचता
क्या कैनिबलिज्म तक बात नहीं पहुंचती? या फिर जब इंसान एक्सट्रीम स्टारवेशन में पहुंचता है तो सिविलाइजेशन सिर्फ एक टेम्परेरी लेयर रह जाती है? दोस्तों, सेरा नेवाडा की बर्फ पिघल गई, कैबिन्स खत्म हो गए, लेकिन डॉनर पार्टी का सवाल आज भी जिंदा है। क्या उन्हें मौसम ने मारा या उनके डिसीजंस ने? अगर आपको ऐसी रियल इंटरनेशनल क्राइम और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। फिरंगी क्राइम विद एबी, दुनिया के सबसे बड़े क्राइम्स और रहस्यों की कहानी हिंदी में। थैंक यू।